हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित शर्मा क्लारा क्लासेस वनडे एग्जामिनेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने घर पर रहकर अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, जैसे कि हम बात कर रहे थे पिछली कक्षाओं में पॉलिटी के बारे में, और पॉलिटी की हमने 2-3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। जैसे हमने पहला चैप्टर कंप्लीट किया था संविधान सभा, उसके बाद हमने देखा था प्रस्तावना को, उसके बाद हमने भाग 1 कंप्लीट कर लिया था। जो अब चर्चा करेंगे हम वो भाग 2 के बारे में चर्चा करेंगे। भाग 2 के विषय में जान लेंगे क्या क्या इसमें आर्टिकल हैं, उन आर्टिकल्स में क्या लिखा है। उससे पहले उस भाग 2 के जो बेसिक है वो आपको पता होना चाहिए। तो शुरू करने से पहले आप लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए, जितना हो सकता है उतना शेयर करिए, सभी तक ये क्लास पहुंचनी चाहिए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो भैया लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लो। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे जैसे कि आपकी क्लास अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो जल्दी इसको शेयर कर दीजिए। और साथ में मैं आपको बता दूं, जैसा जैसा आप लोग इसकी क्लास को अपडेट लेना चाहते हैं तो साथ में गूगल प्ले स्टोर पे क्लारा क्लासेस के नाम से ऐप है, तो आप उसको डाउनलोड कर ले। वहाँ पे भी क्लासेस आपकी अपलोड होती हैं, या उसमें रजिस्टर कर ले, वो आपको क्लास ऑटोमेटिकली वहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 2 के बारे में चर्चा करेंगे, आराम आराम से सारे डाउट क्लियर करेंगे। आज पढ़ेंगे हम संविधान का भाग 2। भाग 2 जो है वो हमारा नागरिकता से संबंधित है। किससे? नागरिकता। अगर बात करें अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद कितने हैं इसमें और कहां से कहां तक वर्णित है। आपसे कई बार ये पूछ लेते हैं पर्सनल एग्जाम में कि भाग 2 में कितने अनुच्छेद हैं, या भाग 2 में कुल कितने अनुच्छेद हैं। दोनों अलग प्रश्न अलग अलग हैं। अगर कुल की बात करेगा या अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जो है आपके वो नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद हैं। ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। अब दूसरी चीज आपसे पूछ ले कुल अनुच्छेद कितने हैं, तो विद्यार्थियों को पता होते हुए भी कि 5 से लेकर 11 जो अनुच्छेद है वो हमारे नागरिकता से संबंधित है, वो क्या करते हैं 5 और 6 11, तो 6 लिख देते हैं, जिसमें कि वो गलत हो जाता है। तो कितने अनुच्छेद है भैया वहां पे? 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, मतलब 7 अनुच्छेद जो है हमारे वो नागरिकता से संबंधित हैं। तो ये सब आपको याद रखना है। ये हमारी छोटी सी कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। तो जो बेसिकली अब बात करेंगे हम वो अपनी नागरिकता को लेकर हम बात करेंगे। अब नागरिकता में क्या है, सबसे पहले नागरिकता पता होनी चाहिए। नागरिकता होती क्या है? नागरिकता जो होती है ये एक राजनीतिक अधिकार है। नागरिकता राजनीतिक अधिकार है। लिख ले इसमें, राजनीतिक अधिकार है। नागरिकता राजनीतिक अधिकार है। यह प्राप्त किससे होती है? इसको देता है संसद, देती है। जिस देश के आप निवासी हैं वहां की संसद आपको यह अधिकार देगी, विधानमंडल आपको देगा, और वहां का संविधान आपको नागरिकता प्रदान करता है। तो एक ये ऐसा अधिकार जो किसके द्वारा? संविधान के द्वारा, सरकार के द्वारा और विधानमंडल के द्वारा आपको दिया जाता है। तो बेसिकली नागरिकता होती क्या है? नागरिकता एक ऐसा अधिकार है जो आपको एक सरकार के द्वारा दिया जाता है, या एक दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि वह निवासी जिसको सभी अधिकार प्राप्त हो या मैक्सिमम अधिकार प्राप्त हो, वह नागरिक जिसको उस देश के सर्वाधिक या आपके सभी अधिकार प्राप्त हो वह नागरिक कहलाएगा। ठीक है, यह बातें आपको याद रह जाएंगी। अब देखिए, नागरिकता से पहले आपको समझना चाहिए कि नागरिक क्या होते हैं, फिर नागरिकता, फिर उसके प्रकार आपको समझ में चाहिए, फिर किसको मिल सकती है नागरिकता, कौन होंगे नागरिक, ये सारी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नागरिक कौन होते हैं। देखिए, नागरिक नागरिक आप देखते होंगे सभी नागरिक हैं। नागरिक 2 प्रकार के हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं, देशी नागरिक और विदेशी नागरिक। देशी नागरिक का मतलब जिस देश में रहने वाले हैं, दूसरा मतलब नहीं समझ लेना आप इसमें। देशी का मतलब देशी नागरिक और विदेशी नागरिक।
देशी नागरिक है भैया, एक है विदेशी नागरिक। देशी नागरिक कौन होते हैं? जिस देश के वो स्थायी निवासी हैं, जिनको मैक्सिमम अधिकार प्राप्त है उस सरकार के द्वारा, वहां के संविधान के द्वारा, वहां की सरकार के द्वारा जिसको अधिकतर अधिकार प्राप्त है, वो हमारे कहलाएंगे देशी नागरिक। विदेशी नागरिक जो अन्य देश के हमारे देश में या तो भ्रमण करने आए हुए हैं या बिजनेस करने वाले आए हुए हैं, वह कहलाएंगे हमारे विदेशी नागरिक। मतलब किसी और देश का नागरिक भारत में है तो वो कहलाएगा विदेशी नागरिक। अब विदेशी नागरिक भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक शत्रु देश के हो सकते हैं, एक मित्र देश के हो सकते हैं। कौन से? शत्रु देश के, एक मित्र देश के। ठीक है, तो ये आपके नागरिक होते हैं। आपको समझ में आया नागरिक क्या होते हैं? शत्रु देश के। और नागरिक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, देशी और विदेशी। विदेशी नागरिक हो सकते हैं शत्रु देश के और मित्र देश के। शत्रु देश में आप एग्जांपल ले सकते हैं पाकिस्तान का, मित्र देश में अमेरिका, रूस, इस तरह से आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं। तो अगर आपसे पूछे नागरिक क्या होते हैं और नागरिकता क्या होती है, तो आपको पता लग गया नागरिकता ही होती है। अब जो हमारे कुछ अधिकार हैं, कुछ अधिकार सभी को प्राप्त होते हैं, कुछ ऐसे अधिकार हैं जो केवल भारतीय लोगों को ही प्राप्त हैं। जैसे अगर हम बात करें अनुच्छेद 14 की, कानून के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, ये जो अधिकार है ये सभी को प्राप्त होता है। तो कुछ अधिकार सभी को प्राप्त होते हैं, चाहे वो नागरिक हो किसी भी प्रकार का, देशी हो या विदेशी हो। तो अगर आपसे पूछे कि क्या कुछ ऐसे अधिकार हैं जो सभी को प्राप्त हैं, यानी विदेशियों को भी प्राप्त होते हैं, जी हाँ, जो बड़े बड़े देश हैं, सभ्य देश हैं, उनमें कुछ अधिकार सभी को प्राप्त होते हैं, चाहे वो देशी हो या विदेशी नागरिक हो। ठीक है, तो मैं अभी आपको लिखा दूंगा कौन कौन से अधिकार हैं जो सभी को प्राप्त है। जैसे अनुच्छेद 14 हो गया, ठीक है, अनुच्छेद 21 हो गया, अनुच्छेद 25 हो गया, अनुच्छेद 32 हो गया। ये जो अधिकार हैं ये विदेशियों को भी प्राप्त होते हैं। हालांकि अगर हम बात करें अनुच्छेद 17 की, 18 की और 23, 24 और अनुच्छेद 29, ये जो आपके अनुच्छेद हैं, इनके द्वारा जो भी सरकार कानून बनाती है वो केवल भारतीय लोगों को ही प्राप्त है। अनुच्छेद 19 केवल भारतीय लोगों को ही प्राप्त है, ना कि विदेशियों को। तो ऐसे बहुत सारे हमारे संविधान में अनुच्छेद हैं जो केवल विदेशियों को प्राप्त है और देशियों को भी, और कुछ ऐसे हैं जो सभी को प्राप्त है। तो आपको याद रखना है ये सब चीजें। अब बात करते हैं नागरिकता की। जो नागरिकता है हमारी, ये हमारी दो प्रकार की होती है। अब दो प्रकार की नागरिकता कौन कौन सी होती है आपने पढ़ भी रखा होगा। और एक होती है एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, एक होती है दोहरी नागरिकता। अभी आप इसको जल्दी से लिखे, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं एकल नागरिकता क्या होती है, दोहरी नागरिकता क्या होती है। देखिए इनमें बहुत सारा अंतर है, एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता। एकल नागरिकता मतलब ये कि हमारा, जैसे हमारा ये देश है, ये हमारा देश है भारत, और ये कोई अमेरिका देश है, जैसे अमेरिका है, हम ये है यूएसए, और ये इसका एक छोटा सा देश है, छोटा सा राज्य है इसका एरिजोना, या आप कैलिफोर्निया मान लीजिए, वाशिंगटन डीसी मान लीजिए, कोई भी इसका एक छोटा सा स्टेट। ये पूरा देश है और पूरे देश का छोटा सा राज्य एरिजोना मैंने ले लिया है। ये हमारा भारत है और भारत का मैंने यूपी को ले लिया है, ये मेरा यूपी है। अब देखिए इन दोनों में फर्क समझिए, एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता। एकल नागरिकता मतलब भारत में कोई व्यक्ति जन्मा और भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में जन्मा, भारत के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले में, या आप कहीं भी कह लीजिए, उत्तर प्रदेश में जन्मा। अब जन्म होने के बाद उससे पूछा कि उसका नागरिकता कहाँ की है, तो आप ये नहीं कहोगे कि उसको कहाँ की नागरिकता है, उत्तर प्रदेश की नागरिकता, उसको कहेंगे कि वह भारत का नागरिक है। भारत का नागरिक मतलब उसे एक ही नागरिकता प्राप्त है, वो है केवल भारत की। सिंपल है, समझ में आया। तो आपको याद रखना है कि जो एकल नागरिकता मतलब उस देश का नागरिक ही कहलाएगा, ना कि उस राज्य का नागरिक जहां पे उसका जन्म हुआ है। अगर बात करें यूएसए की, यूएसए में उसका एरिजोना में उसका जन्म हुआ। एरिजोना में उसका जन्म होने के बाद उसको दो नागरिकता मिली। कौन कौन सी?
पहली तो जहां पे वो जन्मा है उसकी नागरिकता एरिजोना की नागरिकता होगी, दूसरी नागरिकता उसको यूएसए की होगी, अमेरिका का नागरिक होगा, साथ में वो एरिजोना का नागरिक होगा। साथ में इसका निष्कर्ष ये निकला दूसरे शब्दों में, जिसको एक ही नागरिकता प्राप्त हो, उस देश की नागरिकता प्राप्त हो, ना कि उसके राज्यों की, तो वो कैसी नागरिकता हो जाएगी हमारी, एकल नागरिकता। जिसको राज्यों के साथ साथ देश की नागरिकता भी प्राप्त है या देश की नागरिकता के साथ साथ राज्य की नागरिकता भी प्राप्त है, वो कहलाएगी हमारी दोहरी नागरिकता। उदाहरण इसका एकल नागरिकता भारत बहुत अच्छा एग्जांपल है, दोहरी नागरिकता यूएसए इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो हमने देखा नागरिकता के प्रकार, एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, नागरिकता क्या होती है और नागरिक क्या होते हैं, ये सब हमने चर्चा कर ली। अब जो हमारे अनुच्छेद बचते हैं, अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि नागरिकता उन लोगों को या नागरिक वो कहलाएंगे जिनके पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं। तो ये सब आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको दिखाता हूं 3 मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट जिनके आधार पर आप डिफाइन करेंगे नागरिकता और नागरिक क्या होते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करो। हो गया, चलिए अब बात करेंगे। हमने जैसे नागरिक पढ़ा, अब आप कहेंगे कि भारत का नागरिक क्या होता है, कि हम तो भारत के, हम जो बेसिकली चर्चा कर रहे हैं, हम जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे वो भारत के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो नागरिक क्या होगा, अगर भारत के लिए बात करी जाए तो भारत के नागरिक क्या होगा, भारत के नागरिक वही होगा जिसके पास मुख्यतः 3 विशिष्ट शक्तियां हो। अब वो आप कह सकते हैं कि भारतों के पास जितने भी भारतीय हैं उन सबके पास ऐसे क्या 3 विशिष्ट शक्तियां हैं, वो वर्णन बताइए या उनका वर्णन कीजिए। तो मैं आपको लिखता हूं, वो आप लिखिए। सबसे पहला 3 विशिष्ट शक्तियां, 3 विशिष्ट शक्तियां। अब पहली शक्तियां, वयस्क मत अधिकार। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको वोट डालने का अधिकार है, मतदान देने का अधिकार है। ऐसा कहां लिखा है, आर्टिकल 326 अनुच्छेद 326 में यह वर्णित है कि जो भारत के नागरिक हैं केवल उन्हीं को वोट डालने का अधिकार है, मत देने का अधिकार। तो पहला हो जाएगा वयस्क मताधिकार। ऐसा कहां पर लिखा है, ऐसा लिखा है अनुच्छेद 326 में, केवल भारतीय लोगों को। दूसरा, जो राज्य संसद होंगे, जो सांसद होंगे या संसद का चुनाव लड़ने के लिए केवल भारतीय नागरिक होंगे। जो चुनाव लड़ेंगे संसद का वो केवल भारतीय लोग होंगे। ऐसा कहां पर लिखा है, ऐसा लिखा है अनुच्छेद 81 के डी पार्ट में। सांसद का चुनाव लड़ने के लिए या संसद का चुनाव, एक बार लिख लीजिए, मैं समझाऊंगा फिर। केवल कहां पर है, अनुच्छेद 81 के डी पार्ट में। 2 हो गए। अब इसी में एक आप लिखेंगे, जो राज्य विधानमंडल है, जो राज्य विधानमंडल है उसमें भी क्या होगा, जो चुनाव लड़ा जाएगा वो केवल भारतीय लोगों का होगा, और राज्य विधानमंडल का चुनाव केवल भारतीय लड़ सकते हैं। तो लिखेंगे इसी में, राज्य विधान मंडल का चुनाव केवल भारतीय। ऐसा कहां लिखा है, 191 अनुच्छेद डी में लिखा है। तो ये फटाफट नोट करो, फिर मैं समझाता हूं। स्क्रीनशॉट ले लो इनको। देखिए, वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार मतलब अनुच्छेद 326 के तहत यह कहता है कि जो वोट डालने का अधिकार है, किसी को मत देने का चुनाव में अधिकार है, वो केवल किसके पास है, भारत के नागरिक के पास होगा। वो केवल नागरिक के ही पास होगा और किसी के पास नहीं। विदेशी नागरिक के पास भी नहीं होगा, तो वो देशी नागरिक के पास होगा, भारतीय नागरिक के पास होगा। ये कहां लिख दिया, अनुच्छेद 326 में। दूसरा, अगर आपको संसद का चुनाव लड़ना है
तो वो भारतीय नागरिक होगा। ऐसा कहां पर लिखा है? अनुच्छेद 81 में लिखा है। राज्य विधानमंडल को चुनाव लड़ना है, अगर राज्य विधानमंडल का चुनाव आपको लड़ना है तो वह भी भारतीय नागरिक ही चुनाव लड़ेगा। साथ में ऐसा कहां लिखा है? अनुच्छेद 191 में लिख दिया गया है साथ में। और अगर आप देखें तो इसी में और मैं चर्चा करूं तो राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 53 एक के तहत 53 के एक के फर्स्ट अनुच्छेद 53 एक का फर्स्ट के तहत क्या होगा? राष्ट्रपति जो होगा वो भारत का होगा, मतलब भारत का नागरिक जो होगा वही राष्ट्रपति बन सकता है। उपराष्ट्रपति ठीक है, तो ये राज्यपाल, जो राज्यपाल होगा, महाधिवक्ता होगा, वो सब भारत के नागरिक होंगे। तो उनके भी आर्टिकल मैं आपको बताऊंगा, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो वो आर्टिकल भी हम चर्चा करेंगे। तो ये सब आपको याद रखना है। जैसे ये 53 तो मेरा आपका राष्ट्रपति के उसमें, महाधिवक्ता, तो ये जितने भी पद हैं, ये सारे पद जो होंगे वो केवल किसके होंगे? वो भारतीय नागरिकों के होंगे। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि कुछ अधिकार जो होते हैं वो देशियों को प्राप्त होते हैं, कुछ अधिकार सभी को प्राप्त होते हैं। तो वो कौन कौन से अधिकार है जो केवल देशों को प्राप्त हैं, विदेशियों को प्राप्त नहीं है? फिर वो कौन से अधिकार है जो सभी को प्राप्त हैं? तो सबसे पहले देखते हैं भारतीय को यानी देशियों को जो अधिकार प्राप्त है, जो मौलिक अधिकार उनको प्राप्त है। देखो, अगर हम बात करें अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29, तो ये जो है आपके अनुच्छेद के जो मौलिक अधिकार हैं, ये केवल किसको प्राप्त है? भारतीय लोगों को। एक एक पॉइंट लिख लेंगे, ये एग्जाम में क्वेश्चन यहां से ऐसे ही बनता है। अनुच्छेद 15, 16, 19 और 30 आदि के द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। ठीक है, और क्या है? जैसे आपका 17, 18, 23, 24, अनुच्छेद 17, 18, 23, 24, 29 के द्वारा भी भारतीयों को प्राप्त है। ठीक है, तो ये सब जो है ये केवल भारतीय लोगों को प्राप्त है। और कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो भारतीयों के साथ साथ विदेशों को भी प्राप्त है। तो अनुच्छेद 14, ये देखिए अनुच्छेद 14, मैंने आपको बताया था पहले भी, कानून के समक्ष समानता, वो क्या है? वो सभी को प्राप्त है, सभी को प्राप्त। ये वो आर्टिकल है, ये सभी को प्राप्त है। ये जो मौलिक अधिकार है ना, ये सभी को प्राप्त है। जैसे 14 हो गया। उसके बाद अनुच्छेद 21, जीवन का अधिकार, जीने का अधिकार, ये भी क्या? सभी को प्राप्त है। उसके बाद अनुच्छेद 25, धर्म की स्वतंत्रता, बस ये शर्तें होनी चाहिए कि वह देश के जो आंतरिक है उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो ये सब क्या होगा? ये अनुच्छेद 25 भी क्या? सभी को प्राप्त होता है। धर्म की स्वतंत्रता सभी के पास होती है। और अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचार, ये भी क्या है? सभी को प्राप्त है। अब देखिए अनुच्छेद 32 का आप पूछ सकते हैं कि अनुच्छेद 32 कैसे है। देखिए अनुच्छेद 21 के तहत हमको क्या है? जीवन का अधिकार है, जीने का अधिकार है। अगर ये अधिकार आपसे छीन लिया तो आप सीधे कहां जाते हैं? या छीन लिया जाए तो आपको मारने की कोशिश की जाए तो आप सीधे कहां जाएंगे? आप जाते हैं सीधे सर्वोच्च न्यायालय। क्यों? अगर जब भी आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे कहां पे जा सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन सीधे आप सर्वोच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं। जाते हैं और बोलते हैं अनुच्छेद 32 के तहत कि यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। जीने का अधिकार तो सभी के पास है। तो ये सब कुछ ऐसे अधिकार हैं जो विदेशियों को भी प्राप्त होते हैं और देशों को तो होते ही होते हैं। ठीक है,
तो इस क्लास में हमने अपना बेसिक चर्चा की। अब जो अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे वो हम अपने अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। साथ में देखेंगे कि इसको कैसे अर्जित किया जाता है नागरिकता को, और इसको समाप्त कैसे किया जा सकता है। उसके बाद हम देखेंगे CAA, जिसमें 2019 इसमें काफी विवाद रहा, तो हम उसको भी हम चर्चा में लेंगे। तो आप लोग घर पर रहकर अच्छे से सुरक्षित रहकर पढ़ाई करिए। कोई डाउट आता है, कोई क्वेरी आती है आपको किसी भी प्रकार के, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, सभी तक क्लास पहुंचनी चाहिए। और अच्छे से पढ़ो, एग्जाम की तैयारी करो, सिलेक्शन लो, ठीक है। घर पर रहकर अच्छे से पढ़ाई करनी है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।